हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। फाइनली बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया है, वो भी इंटरनेट पे। और जो जारी हुआ है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। जो पहले ऑब्जेक्टिव 48 पूछता था साइंस में, अब 80 कर दिया है। पहले 48 में से आपको 40 बनाना था, अब 80 में से आपको क्या करना है, 40 बनाना है। तो काफ़ी ही अच्छा कर दिया है। अब आपके पास बहुत ही सारा ऑप्शन बन गया है सॉल्व करने का। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो में जो विज्ञान का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यहाँ पे देखिए दिया है कुल प्रश्नों की संख्या 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 24 लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा और 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो 80 में से आपको 40 बनाना है ऑब्जेक्टिव और 24 लघुत्तरीय है जिसमें से आपको 12 बनाना है और 6 दीर्घोत्तरीय है जिसमें से आपको 3 बनाना है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है इसमें से। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी f बराबर r/2। ये क्या हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है तो कितनी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम कितना होता है, अनंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप 10th में हैं तो ये मॉडल पेपर आप लोग प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब आप 2021 बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो कौन सा रंग सबसे कम झुकता है, तो जो लाल रंग होता है ये सबसे कम झुकता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बैगनी होता है ये सबसे अधिक झुकता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो अगर आप हमसे तैयारी नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमसे एक बार जुड़िए, काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करवाते हैं 10वीं की। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो कैसी होती है। रेटिना पर कैसा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है। तो किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल दर्पण होता है इससे छोटा बनता है, तो इससे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष में किसका किया जाता है, तो उत्तल लेंस का किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा में धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे, अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आप लोग स्टडी ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लास्ट में हम आपको नंबर देंगे, वहाँ से आप लोग SMS करके हमसे स्टडी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10
10 नंबर भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादन किया। तो जो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम होता है वो किसने दिया, तो मैक्सवेल ने दिया। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभव का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये आपको याद रखना है। और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कैसे संयोजन करेंगे कि प्रतिरोध का हमारा मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं 2 ओम और 2 ओम, तो यहाँ पे देखिए 2 ओम और 2 ओम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम। तो इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है प्रतिरोध का मान। लेकिन समानांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसमें से आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जो सौर ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, काफी बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लेंस है जिसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, और जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो अवतल लेंस को कहा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अभी 2-4 दिन पहले हम ये प्रश्न आपको करवाए थे कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो लाल, नीला और हरा, ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो जो आइरिस होता है वो क्या होता है, नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के ये बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी 80 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ है इंटरनेट पे, और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग प्लीज शुरू से के अंत तक देखिएगा। और इस मॉडल पेपर का हम जो PDF है वो अपने ग्रुप में 10 बजे से पहले सेंड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो उत्तल लेंस का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। ये भी प्रश्न हम कई बार आपको करवा चुके हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो कौन सा कण गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23
23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो वाट के बराबर कौन होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, हम काफी बार आपको पढ़ा चुके हैं। ये उपचयन की अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो जब जल डाला जाता है तो इसमें से उष्मा निकलने लगता है, और जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उष्मा क्षेपी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये भी प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। तो जो सोडियम होता है वो सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सोडियम नहीं दिया है। तो इन सभी में से सबसे अभिक्रियाशील कौन होगा, कॉपर होगा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो CaOH का होल ट्वाइस Ca क्या होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो ये जो 11 है और ये जो 10 है, ये क्या है, क्षारीय विलयन है। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो 3 होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एल्केन में 1 होता है और एल्कीन में यहाँ पे 2 होता है, और एल्काइन में कितना होता है, 3 होता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस प्रश्न में कोई भी आपको दिक्कत लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका PDF आंसर के साथ, इसमें आंसर नहीं दिया है लेकिन हम आंसर के साथ अपने स्टडी ग्रुप में कल नहीं आज ही 10 बजे सेंड कर देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु साइज क्या होता है। तो ये बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित तत्वों में से उनके
अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यहाँ पे देखिए दिया है Li यानी लिथियम, ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बेरिलियम और यहाँ पे क्या है फ्लोरीन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले लिथियम आएगा, उससे बड़ा यहाँ पे बेरिलियम और उससे बड़ा यहाँ पे कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे अंत में क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरीन होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि इसमें से कितना आपका सही हुआ है। और ये सभी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं, एक दो बार नहीं, काफी बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो जो यहाँ पे देखिए जो धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। यानी यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा? एक धातु है और ये एक विद्युत धनात्मक तत्व है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? तो जो सोडियम होता है उसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है, इसीलिए इसे कहाँ पे रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न की अपमार्जक से बनाए जाते हैं? तो सर्फ एक्सल, शैम्पू और यहाँ पे देखिए इजी सर्फ, ये तीनों क्या करते हैं? अपमार्जक से बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पे उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है और अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो ये भी हम आपको कई बार करवा चुके हैं। तो जो सीएनजी होता है इसका प्रयोग हम खाना बनाने में नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो गाड़ियों के ईंधन में किया जाता है। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न में एक अभिक्रिया दिया हुआ है कि 2Cu+O2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? 2CuO। यानी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कॉपर में जुट रहा है। तो जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है और ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन क्या है? 2 है। और इसमें देख लीजिए यहाँ पे 2 दूना 4, ये हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है ये कितना है? यहाँ पे 4 है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 होता है ये ऑक्सीजन के लिए भी होता है। तो ऑक्सीजन भी 2 है, ये भी संतुलित है। यहाँ पे देखिए 2K और यहाँ पे देखिए 2KCl, तो यहाँ भी क्या है? 2KCl, ये भी बराबर है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये ऑक्सीजन के लिए भी। तो 3 दूना 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 6 है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए Pb, तो यहाँ पे P और यहाँ पे देखिए O कितना है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना है ऑक्सीजन? तो यहाँ पे देखिए बी वाला, ये ऑप्शन जो बी वाला है ये क्या है? संतुलित नहीं है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है? संतुलित है, लेकिन बी वाला संतुलित नहीं है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। और जो जल होता है वो भी क्या होता है? उदासीन होता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? इसमें से आपको बताना है कि कौन
कौन दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पे देखिए CH3COOH ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि क्रायोलाइट अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर भी प्रश्न हम आपको काफी बार करवा चुके हैं और इसमें जितना भी प्रश्न है ये हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो लास्ट में आप ये भी हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 80 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो ये मेथेनोइक अम्ल होता है, ये आपको याद रखना है, और ये मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या है? तो C2H5OH ये क्या है? इथाइल एल्कोहल है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि एल्काइन कौन है? इसमें से आपको बताना है कि एल्काइन कौन है। तो एल्काइन कौन सा है? इसमें C2H2 ये क्या है? एल्काइन है, और जो एल्काइन होता है इसमें कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ये 3 आबंध होते हैं। तो ये अल्काइन का यहाँ पे हम सूत्र लिख दे, तो ये भी आपको साथ में समझना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C12H22O11 ये क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्लूकोज होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे देखिए सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है? तो 3 होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है। ए ऑप्शन है सूखे बीज, बी ऑप्शन है अंकुरित बीज, सी ऑप्शन है उबला हुआ बीज, डी ऑप्शन है कुचले हुए बीज। तो कौन से बीज का प्रयोग किया जाता है? तो अंकुरित बीज का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? वृक्क किस क्या कार्य करता है? तो ये उत्सर्जन का कार्य करता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो ये पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वसन के दौरान किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि फलों को पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो एथिलीन से नियंत्रित किया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल की जाती है, तो वो डेंड्राइट कहलाता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जितना भी हम आपको प्रश्न बता रहे हैं इसका सब एकदम 100% सही आंसर है पूरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर।
61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है। इसमें से आपातकाल हार्मोन कौन है, तो एड्रेनालिन क्या है, इसमें से आपातकालीन हार्मोन है, ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, जिसपे आपका बस नहीं होता है, जैसे उल्टी, उल्टी को आप रोक नहीं सकते, दिल जो धड़कता है उसे भी आप लोग रोक नहीं सकते हैं, अत्यधिक लार निकलना भी आप लोग रोक नहीं सकते, लेकिन आप लोग चबाने पे आपका कंट्रोल होता है, इसे आप लोग रोक भी सकते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो ये 9 माह की होती है। अगर दिन में यहाँ पे जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 270 दिन, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 64 नंबर प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो 1985 में शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो ये ईस्ट में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ये देखिए टीबी और निमोनिया, ये दोनों ही क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी यहाँ पे बी और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 67 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते हैं, तो किसका पाचन नहीं कर सकते, मनुष्य या शाकाहारी जीव, या मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर सकते, तो सेल्यूलोज का नहीं कर सकते, और जो शाकाहारी होते हैं वो कर सकते हैं इसका मतलब पाचन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर सकते, तो सेल्यूलोज का नहीं कर सकते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है, तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है, तो हाइपरटेंशन होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और ब्रेन हैमरेज में सीधे मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पे देखिए कस्कूटा क्या है, ये क्या है, परजीवी पादप का उदाहरण है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लास्ट में हम अपना नंबर देंगे जिससे आप लोग SMS करके व्हाट्सएप पे आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 70 नंबर प्रश्न है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है, लेकिन हृदय के 4 पार्ट होते हैं, तो उसमें कौन सा पार्ट क्या करता है, पूरे शरीर में रक्त का पंप करता है, यानी रक्त को भेजता है, तो ये नीलय के द्वारा भेजा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, मुकुलन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि जनन संचरित रोग है, ए ऑप्शन है सिफिलिस, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है गोनेरिया, ये तीनों क्या है, जनन संचरित रोग है। यानी यहाँ पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो बाह्य दल पुंज होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो यहाँ पे बी एंटीबॉडी होता है, ये आपको याद रखना है। और ब्लड समूह बी में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ए होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, कोई भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75
75 नंबर प्रश्न है कि रक्त समूह में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो इसमें से रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो जो गैस्ट्रिन होता है ये क्या करता है, शरीर में ये जो रक्त जो ग्लूकोज होता है उसका नियंत्रित नहीं करता है। जो इंसुलिन होता है और यहाँ पे ग्लूकाइन होता है, और ये जो डी वाला ऑप्शन होता है ये क्या करता है कि शरीर में रक्त की मात्रा को ये कंट्रोल करता है, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं करता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। इसमें से आपको बताना है कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन है। तो जिबरेलिन ये क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथ पाई जाती है। तो 3 जोड़े लार ग्रंथ पाई जाते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 79 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, तो ये नर्लिंग हार्मोन है, ये आपको याद रखना है, यानी एक मेल हार्मोन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 80 नंबर है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो किसने चुना मटर के प्रयोग के लिए, तो मेंडल ने चुना। और कितने अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया, ये भी पूछता है, तो 7 लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। ये 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से लगभग हम सभी को आपको पढ़ा चुके हैं, और ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू में 1-2 बातें और हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए जो मॉडल पेपर जारी हुआ है इसमें बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है। जो साइंस है उसमें 48 ऑब्जेक्टिव था, तो अब 80 कर दिया है। हिंदी में देखिए 60 ऑब्जेक्टिव था, तो अब कितना कर दिया गया है, 100 कर दिया गया है। मैथ में भी कर दिया गया है 100, और संस्कृत में भी कितना कर दिया गया है, 100 कर दिया गया है, और इंग्लिश में भी 100 कर दिया गया है। लेकिन साइंस और सामाजिक विज्ञान जो होता है, यानी जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होता है उसमें 80-80 कर दिया गया है। तो लगभग आपको आधा बनाना है, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। यानी 100 आपको बनाना है, तो अब 100 में से आपको 85 बनाना है, तो 50 आपको छोड़ देना है, और जो भी 50 आपको याद है उसको बना लेना है। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन हो जाते हैं बनाने के लिए। एक प्रश्न नहीं याद है तो दूसरा याद है, दूसरा नहीं है तो तीसरा याद है। तो ऐसे करके आप लोग के बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये ले लीजिए, और इस पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, SMS कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे 87 89 30 7304। और इसका PDF 10 बजे तक आप लोग वेट कीजिए। 10 जैसे ही बजेगा हम अपने स्टडी ग्रुप में इसका PDF विथ आंसर दोनों हम आपको क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और देख लिए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताए हैं वो 100% क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।